इंडिया वॉज हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जब इंडिया हैज़ ओपन इट्स गेट्स। अब जो इरा है ये एक्सपीरियंशियल फॉर्मेशन का है, क्योंकि हम ब्रांड इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप कोई भी फील्ड से आ जाए, आपके लिए जॉब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटैक्ट। हम टर्मिनल में 1998 में जब टर्मिनल 2 में काम करते थे, उस समय हालात अच्छे नहीं थे। IC-814 हाईजैकिंग, एंड वी वर देयर एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ। अब AI जो है वो बना था यूरोपियन कंट्रीज के लिए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। Let we go for a MICE activity. कोविड ने हमें सिखा दिया कि एक से काम नहीं चलेगा, यू टू नीड टू हैव टू बेस्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो MICE tourists, they demand quality. That quality. They cater MICE, pan India movement. Pan India movement. The people who are catering MICE on ground is, he need to be very much experienced to cater all the thing in one go. But veg वाला non veg नहीं खा सकता। Welcome to the another Power Pack episode of Deep Travel Show. Guys, if you want to learn MICE, this episode is for you. In this episode, we sit with Dr. Sujit, a seasoned hospitality educator and a PhD in MICE tourism. अब बहुत लोगों को MICE tourism नहीं पता होता, तो मैं break down कर देता हूँ. M stands for a meeting, I stands for an incentive, C stands for a conference, E stands for an exhibition or event. So guys, fasten your seat belts and let's deep dive into the deep conversation with Dr. Sujit. Before starting this video, I like to thank my viewers, my audience and my guest who is contributing their efforts in this journey. अगर हमारा चैनल आपकी हॉस्पिटलिटी जर्नी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें ऑन विच टॉपिक यू वांट अनदर वीडियो, और आपको दूसरा गेस्ट कौन सा चाहिए। थैंक यू। वेलकम सुजीत सर, वेलकम टू द दीप ट्रैवल शो। Well, thank you, and thank you Dipanshu for inviting me to your podcast. So thank you so much sir, आप इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे पॉडकास्ट में एक ऑडियंस के लिए या स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू ऐड करने के लिए आए। और आज हम सर माइस पे बात करेंगे। बेसिकली जो आपका टॉपिक भी है, आपने इसमें PhD एंड रिसर्च भी किया है, तो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट माइस एज अ इंडस्ट्री completely. Right. ठीक है ना। उससे पहले वी लाइक टू आस्क यू सर कि व्हेन यू स्टार्टेड योर स्टडीज़, और आपने जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होगा, तो हॉस्पिटलिटी इतना बूम अप पे नहीं था या इंटरनेट का भी इतना एरा नहीं था। सो आपके दिमाग में कैसा है कि हॉस्पिटलिटी को एज ए कैरियर चूज करना चाहिए? हाउ इट्स कम इन योर माइंड? Well, Dipanshu, when I completed my 12th, even I too don't know that I was meant for the hospitality. Okay. तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटैलिटी में आऊँगा, बट येस ऑफ कोर्स एक पैशनेट था, मैं पैशनेट था। आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू रीड, एंड मैं कोशिश करता था कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन जो नियर बाई है तो मैं वहाँ निकल जाता था घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो पिकनिक, हॉटस्पॉट, ये सारी चीज़ें चलती थी, वो उन हॉटस्पॉट्स पे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। एंजॉय बहुत किया हम लोगों ने ज़िंदगी में, एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज पैशनेट। सो इट वॉज नॉट अ प्रोफेशन सेक, आई नेवर थॉट ऑफ इट, लेकिन हाँ एक फन के सेक पे वो था हमेशा। दिस इज समथिंग पैशन टर्न टू प्रोफेशन। Yes, and slowly I got interested when I was doing my graduation. Okay. So I got interested, and from there graduation के बाद जैसे ही मैं बैंगलोर पहुंचा, it became I started seriously thinking about the It's a game changer. Yeah. तो वहाँ पे मैंने फॉरेन लैंग्वेज एज ए फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने शुरू किया, और साथ ही साथ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ से मैंने एक एयरलाइंस टिकटिंग का और मतलब एक डिप्लोमा कोर्स मैंने टूरिज़्म का सबसे पहले शुरू किया था। ओके। एंड दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड। ओके। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट वाज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, वो जिसमें कि हम ट्राई करते रहते हैं कि मैं क्या करूँगा। तो लेकिन कुदरती मेरा पैशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आई वॉज डे एंड नाइट आई वॉज इनटू इट ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ सर, वो करते करते PhD में जी, बैंगलोर वॉज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ आइडियाज़, थॉट्स जो ब्रू हुए वो
आज तक चल रहे हैं, और वो आइडियाज़ इतने फ्रेश आज भी मुझे लगते हैं कि मुझे लगता है कि आंखें बंद करता हूँ तो मुझे आज भी बैंगलोर याद आता है। वहाँ की जो वाइब्स हैं इतनी इंटरेस्टिंग थी, और जो हम लोग क्लास में हमारा बहुत ही कॉर्डियल एक एटमॉस्फेयर था, तो लर्निंग बहुत अच्छी बन गई, और उसी में मैंने उस डिप्लोमा में मैंने टॉप भी किया था। ओके। एंड एज ए रिज़ल्ट मुझे जो है साथ के साथ जॉब ऑफर्स भी आ गए थे। एंड एक ट्रैवल एजेंसी, बहुत ही रेपुटेटेड ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अगले दिन ही मुझे बुला लिया था, और अगले दिन नीचे एक एयरलाइंस इंडस्ट्री का ऑफिस था, तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट कर दिया था कि आप आके ज्वाइन करिए हमें। बट फिर वो साइकिल घूमी, और फादर की ट्रांसफ़र हो गई बैंगलोर से, एंड ऑल ऑफ ए सडन आई केम टू दिल्ली, एंड दिल्ली बिकम माई कर्म भूमि, एंड दिल्ली एंड गुड़गांव वेयर आई स्टार्टेड विद दिस थिंग। सो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ऐड हो गई, वो थी एजुकेशन। तो पढ़ाई भी चल रही थी, कमाई के लिए एजुकेशन में उस लाइन में भी चले गए थे, और शाम को जो है नाइट शिफ्ट करने के लिए IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जा रहे थे। तो वो एक पैशन जो है वो एक तरह से प्रोफेशन का रूप लेना शुरू कर चुका था तब तक। तो दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड, एंड इवन काफ़ी इंटरनेशनल ऑफर्स भी आने लग गए थे उस समय तक। तो दिस इज़ वाज बेसिकली अ स्टार्टअप। तो उस तरह से चला था ये सारा। तो सर इंडस्ट्री में इतना एक्सपोजर होने के बाद, इतना टाइम आपने उसको देखा है, जिया है, सो हाउ इट्स क्लिक की PhD एज ए रिसर्च मुझे माइस में करना चाहिए? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जब दिल्ली में था तो फ्लेयर फॉर एजुकेशन इट स्टार्टेड। सो आई स्टार्टेड विद द स्कूल कैडर। ओके। So in the Gurgaon, in Sector 15, there was a very reputed school where I started my journey. And as a French teacher, I started. And but there I was so popular among the students that all of a sudden, मेरे जो फैकल्टी हैं, मेंबर्स हैं, वो मुझे हमेशा टोकते थे कि you are not meant for the school cadre. You are meant for the university cadre or that. So I never thought कि I will do masters or something like that. So वो एक चल रहा था। तो ऑल ऑफ ए सडन जब सबने परसुएट करना शुरू किया कि यू शुड गो टू द हायर लेवल, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली, एंड फ्रॉम द वर्किंग एनवायरनमेंट अगेन आई फेल्ट दैट this is a high time that I should do my master's. So I applied in 2002 in Kurukshetra University for the MHM program, Master of Hotel Management program, and at the same time I have also applied it for the MA in French in Delhi University, and both places I fetched it. एंड दोनों जगह मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं फिर कन्फ्यूजन में आ गया कि मुझे या तो फ्रेंच में आगे जाना है कि मुझे हॉस्पिटैलिटी में जाना है। तो आई ऑप्टेड फॉर द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एंड द स्टोरी मीन्स लाइक द कोर स्टोरी लाइन बिगेम फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो फिर वहाँ से हॉस्पिटैलिटी और वहाँ से आगे की सारी जर्नी शुरू हो गई थी। सर ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या और भी जो लाइक MIT यूनिवर्सिटी या और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में काफ़ी, IITTM भी है, यहाँ पे ये कोर्स कब से चालू हुआ, हॉस्पिटलिटी एज ए कैरियर? देखिए बेसिकली अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें तो दे वर बीन क्रेडिटेड टू गिव द फर्स्ट मास्टर डिग्री इन द एशियाटिक रीजन इन I think way back in 1998 they have started MTTM program, their MTTM program. So it was Kurukshetra which is known as a mother of the university in Haryana, especially when it comes to this. And slowly they have evolved. In 2002 they felt that we should come up with a master's degree. So क्योंकि उस समय IHM का दबदबा था और होटल मैनेजमेंट का उस टाइम पे जो भी हम हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म को इतना लोग नहीं जानते जी, तो होटल मैनेजमेंट में सिर्फ अगर आप देखें तो वो दबदबा जो था सिर्फ IHMs का होता था। तो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का एक थॉट नहीं था कि हमें मतलब क्या हॉस्पिटैलिटी को लेके कुछ शुरू करना चाहिए।
देन 2002 में फर्स्ट बैच जो है MHMCT प्रोग्राम, दैट इज़ मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, was started by Kurukshetra University. And that was also the first one that was being started. And all of a sudden it became hit. एंड सेम वे हमारे एक एफिलिएटेड कॉलेज में यूजी प्रोग्राम भी शुरू हुआ था और यहाँ पे पीजी भी शुरू हुआ था. तो हम लोगों ने पीजी में फेच किया और उसके बाद हम लोगों ने वी वर वेरी पैशनेट, क्योंकि बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट लाइन के जहाँ पे मैं एजुकेशन में भी था, वहाँ पे इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट था, और लेकिन अब यहाँ पे हार्डकोर मैं एजुकेशनिस्ट बनने की तरफ मूव कर रहा था, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन जो है धीरे धीरे वो एजुकेशन लाइन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होने लग गया था. So that's how in masters in only I've decided that I will get into the education line, because there was a lot of gap. So I felt that the best place for me to work is the university system, where I will be able to disseminate the knowledge and I can share my knowledge with the students, the future budding professionals. So it will help them also and it will help me also. That's how it was started. Yes. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी. उसके बाद फिर मैंने जैसे ही हम लोगों ने किया तो हमारा कैंपस हो गया, और कैंपस में हमने MM यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था पहले, और उसके बाद फिर MDU रोहतक को हमने ज्वाइन किया, जहाँ पे पूरी की पूरा एक कैंप वहाँ पे भी मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स शुरू हुआ. और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में परमानेंट सिलेक्शन जो है वो 2007 में हुई थी. 2006 में मैंने PhD करना शुरू किया था. एंड द थॉट ऑफ दिस PhD in MICE, that was started by incident when I was traveling to Delhi, and all of a sudden एक अखबार में एक छोटा सा कहीं कैप्शन लगा हुआ था. उसमें लिखा हुआ था 7 day MICE, एक छोटी सी बुकलेट, कॉफ़ी टेबल बुकलेट. तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था. तो आई फेल्ट दैट आई शुड हैव इट. तो मैंने उसको उसी समय ऑर्डर कर दिया था. मुझे याद है कि मैंने बिना किसी डिले के मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था कि हाँ भाई मुझे ये बुकलेट चाहिए. तो वो बुकलेट जो है मेरे पास एक हफ्ते में आ गई, और मैंने उसको ऐसे ही रेड किया. आई फेल्ट दैट देयर इज़ सो मच ऑफ पोटेंशियल, लाइक, एंड द पर्सन हु has written that book was basically a you can say CEO of ICBP and Indian Convention Promotion Bureau, and उन्होंने लिखा था और बड़ा अच्छा एक थॉट सा दिया हुआ था. I got so inspired by him. Then I contacted my guide, would-be guide, Professor Manjula Chaudhary ma'am, who she was there. And I talked to her that I am interested in doing PhD in MICE. And she said, yes, why not? You should pursue. This is a new thing and you should pursue it. And वहाँ से वो motivation मिला, और उसके बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई. जी. उस टाइम पे माइस का इतना बूम भी नहीं था सर. जी. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर अवेयर अबाउट माइस मूवमेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत सिलेक्टेड कंपनी करती थी. राइट. स्मॉल स्केल पे ही होता था. इतना कोई ज़्यादा एनहेंस नहीं थे लोग माइस को. बिल्कुल. एंड उस टाइम पे आपको उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होना भी एक it's give a trigger to the life, right? Okay sir, so अभी when you start teaching अपनी पढ़ाई के बाद, when you start teaching in Kurukshetra University or MDU, like that you told me you started that campus in MDU, Institute of Hotel and Tourism Management. I was one of the founder teachers. You are one of the founder member of IHTM. उस टाइम पे वर्सेस आज भी आप कंटिन्यू हो टीचिंग लाइन में, राइट, आज के टाइम पे जी, व्हाट इज द इवोल्यूशनल चेंज यू सी इन स्टडीज, academics and student behavior? Right, a lot. Now you have asked multiple questions, so I will reply one by one. Yes. Okay, the first thing about the industry, yeah. When we talk about the MICE industry, एक बहुत बड़ा एक डिलेमा था कि MICE इंडस्ट्री होती क्या है, और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं थी. आज भी नहीं है सर क्लैरिटी, टू बी ऑनेस्ट. मतलब नहीं, वो अभी हो जाए, आई होप कि अभी हो जाएगी बस. तो इसलिए तो अगर एज एन एकेडमिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने R&D करी है, जो सोचा है, देखा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो जब हम बात करते हैं MICE इंडस्ट्री की, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1991 में. ओके. When India was having a very difficult times, economically we were at a very difficult stage. तो उसमें जब लिबरलाइजेशन हुआ था, LPG मॉडल आया था जब,
और उसी समय जब इंडिया हैज़ ओपन इट्स गेट्स, तो यू फाइंड दैट द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया स्टार्टेड पोरिंग इन. तो जिस भी देश में इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ पे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ बूम करेंगी. तो माइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस का. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस टूरिज्म रादर. और वो क्योंकि फॉर्म ऑफ बिजनेस टूरिज्म है तो इसी वजह से बिजनेस ने बूम किया तो माइस ने भी बूम किया. लेकिन हाँ, 1991 से लेके अगर हम देखें अराउंड 2000 तक हमें ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिलता. हाँ, लेकिन इंडिया में एक्टिविटीज़ तो होती रही हैं माइस में. अगर आप देखें 1950 ये आई थिंक 6 के आसपास जब अशोका होटल ओपन हुआ था, उस समय जो हमारी नैम समिट या कोई इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सारी माइस से रिलेटेड ही थी. और वी हैव डन इट वेरी सक्सेसफुली. तो हम ग्लोबल सीन में तो आ चुके थे, लेकिन ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था, बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड होटल्स, लिमिटेड हमारा जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ थिंग्स लिमिटेड थी, वो बहुत अवेयरनेस लिमिटेड बहुत था. कम थी. हाँ, अवेयरनेस कम था और बहुत ही लिमिटेड कंपनीज थी जो इसमें काम कर रही एनरोल थी, थी या इसमें जो कर रहे थे काम लोग कर रही already. थी. तो 2000 जब 6 में मैंने पंगा तो ले लिया था और पंगा ले लिया जब मैंने डाटा ढूंढना शुरू किया क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड डाटा चाहिए था. तो वहाँ दिक्कतें आनी शुरू हो गई. बहुत कम वो थी. तो उसी समय इट वाज अ लाइक 1991 to 2000 what I feel that was a time when the basic things were being corrected. New companies they were formed. But by 2000 to 2010 we see the drastic change started coming in. It was there in the tourism also and the interest of the people that have also changed. So आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है 2010 तक हमें एक अच्छा खासा स्पेयर मिल जाता है. तो 2006 से काफ़ी लोगों ने उसमें नए वेंचर आ गए. अब वो नए वेंचर्स जब आए तो उसमें आप देखते हैं कि जो हम लोग जिन्हें हम आज की डेट में स्टार्टअप्स कहते हैं, तो उस समय कई लोगों ने अपनी कंपनीज ओपन करी और बहुत अच्छा उन्होंने किया काम. उनमें से कई ऐसे हैं जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से भी निकले थे, कई जिन्होंने बस नाम सुन रखा था माइस का और वो दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसेस. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दोज पीपल दे हैव वेंचर्ड ओवर देयर. एंड मेरे ख्याल से 15 तक कम से कम 15-20 ऐसे बंदे थे जिनको मैं जानता था उस समय कि जो कि माइस में जिन्होंने अपना वेंचर शुरू कर चुके थे जो अपना और अच्छा काम कर रहे थे. They are doing good in the industry. They were doing very good. So they have learned practically. इंडस्ट्री में उतरने के बाद उन्होंने theoretical तो सीखा ही होगा, practically they have learned on ground. हाँ जी. तो over the time तो ये चेंज सिनेरियो बदल गया और उसके बाद तो अब तो बाढ़ आई हुई है और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अब जो इरा है ये एक्सपीरियंशियल फॉर्मेशन का है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली. या एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड the quality services that we are looking for is creating a way for it. And अब हमारे पास अच्छा होटल इंफ्रास्ट्रक्चर है. बिल्कुल है. अगर आप लेटेस्ट 2000 गवर्नमेंट का डाटा देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 16-17 न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि माइस के लिए कन्वेंशन सेंटर्स या इस तरह से मीटिंग फैसिलिटीज़ को सबसे बड़ा बात करें तो यशोभूमि से हम एग्जांपल ले सकते हैं. यशोभूमि इज़ वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल. भारत मंडपम को नहीं भूलना चाहिए, वो तो ऑलरेडी G20 को होस्ट कर चुका है. ऐसे ही आप जियो कन्वेंशन सेंटर का नाम ले सकते हैं जो कि बॉम्बे में ओपन हो गया. जयपुर में जाता हूँ JECC हुआ था जहाँ पे. यस बिल्कुल. तो इस तरह के जो अब नए नए सेंटर्स आ गए हैं, तो होटल्स ने भी अपने आप को उस चीज़ के लिए जो उनके बैंक्वेट हॉल्स हैं वो मल्टीपल फैसिलिटीज़ उन्होंने क्रिएट कर ली हैं. तो आज की डेट में इंडिया में अगर आप माइस की बात करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और एसेसिबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो रही है. ट्रू. तो डेफिनेटली माइस इज़ गोइंग टू ग्रो एंड इट विल बी गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन से, यू कैन हैव अ फ्यूचर in MICE industry. So what do you feel sir, अभी बूम पे है या अभी और बूम पे आएगा? अभी तो एक स्टार्ट है. Started. It's basically a start.
Because what I feel to being in industry, Still we say it's a start. Why? Because 16 more projects are coming. Things are changing drastically. The infrastructure accessibility is improving day by day. yes. So जब हमारे पास बुलेट ट्रेन होगी, जब हमारे पास बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रोज आ जाएंगी, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हाथ में होगा, तो आप देखेंगे ये एक्टिविटी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी. और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% इसका ग्रोथ रेट है एवरेजली, अगर इंडिया की बात करें हम. और लेकिन अगर हम कुछ सिटीज़ की बात करें तो वहाँ वो 20 तक भी चला जाता है. तो 20 to 25% तक जा सकता है. तो आप जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं उनमें तो और भी ज़्यादा अच्छा है. तो अगर हम माइस को, जैसे आपने कहा, ये तो मेरा एक एड्रेस था कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर हम उसको डिफ़ाइन करें, अब क्या है, एक्रोनिम्स की प्रॉब्लम आती है. कहीं पे हम उसको कहते हैं मीटिंग इंडस्ट्री, कहीं पे हम उसको कहते हैं MNC, दैट इज़ मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री. कहीं पे हम उसका नाम रखा हुआ है मीक, दैट इज़ मीटिंग, इवेंट्स, एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस. कहीं पे उसका नाम रखा हुआ है ओनली, आप देखें तो कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स, CNI. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो मतलब हम बात तो एक ही सेगमेंट की कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग-अलग से जाना अपने जा अकॉर्डिंग रहा है. डिफाइन कर रखे हैं लोगों जी. ने. कोर लेकिन थिंग इज मीटिंग, आज- इंसेंटिव, हाँ. कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स और एग्जीबिशंस. हाँ, और आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है एक्रोनिम, वो है माइस. तो अगर आप सिंगापुर की बात करें, वहाँ पे BT माइस के नाम से भी आप देखते हैं, बिजनेस टूरिज्म माइस. तो उन्होंने BT इसलिए लगाया क्योंकि वो बिजनेस टूरिज्म का पार्ट है. तो ऐसे करीब 15 एस्पेक्ट्स हैं, 15-20 एस्पेक्ट्स हैं अगर हम स्कॉलरी के हिसाब से देखें, जिनको बिजनेस टूरिज्म के लिए वो किया जाता है. मतलब हम सोचते हैं कि ये बिजनेस टूरिज्म का पार्ट है. उसमें से सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पार्ट जो है, ये 4 कंपोनेंट है, दैट इज़ मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस. अगर इसमें भी हम बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो हम मीटिंग्स का नंबर 1 रखेंगे, followed by your conferences and exhibitions, and then incentives. Right? So this is the entire scenario. Okay. Right. Sir, someone have just passed intermediate, Right. 12th की किसी ने. जी. So, how industry attack that person ki let's jump into mice, or let's jump in the hospitality. See, hospitality is a very diverse industry. आप कोई भी फील्ड से आ जाए, आपके लिए जॉब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटैक्ट है. This is something game changer, sir. राइट. True. दूसरी बात जो है हमें समझने की है, ये जो है, it is not a industry like where we need a mechanical skills or something like that. This is a more of a like a people oriented. Yes. And जितना अच्छा स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, या जितने अच्छे पीपल स्किल्स आप पोजेस करते हैं, Communication skills, yes, soft skills, उसमें सब कुछ easy आ learning जाएगा. skills. हाँ जी, उसमें सब कुछ आ जाएगा. तो जितने अच्छे आप वो पोजेस करते हैं, जितना अच्छा आपका ऑरा है, उतना बढ़िया आपकी ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में. तो ये सबके लिए है, और इसको हम पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, इसको हम फुल टाइम पैशन भी बना सकते हैं. एंड हमारे इंडियन GDP में तो अभी 8% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है ही. तो और आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा. आप देखिए, आपको मैं एक सिंपल टर्म से समझा देता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो है उसका अब GDP में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है. सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा सा बढ़ रहा है, टर्शरी सेक्टर और ज़्यादा बढ़ रहा है. तो कोई भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उनका एक पैरामीटर होता है कि उसमें करीब करीब 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर वर्किंग इन द टर्शरी सेक्टर. हॉस्पिटैलिटी इज़ पार्ट ऑफ the tertiary sector. Okay. It is a service industry. And when we are talking about the service industry, this is one of the biggest segment which provides a real good jobs. And be it the tourism, be it hospitality, they both are like two pillars, and they overshadow each other. Both cannot survive with each other. So both will go hand in hand. तो दोनों साथ में चलेंगे.
अब क्वेश्चन आता है कौन बड़ा है, कोई कहता है टूरिज्म, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटैलिटी को उसमें डाल दो तो टूरिज्म बड़ा हो गया, लेकिन कोई कहता है हॉस्पिटैलिटी अगर उसमें टूरिज्म एक्टिविटी डाल दो तो वो बड़ा हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इसमें हम इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपका, आप देखिए कहीं पे भी कोई टूरिस्ट जाएगा तो उसको चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड थिंग, तो वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हार्डकोरली इन्वॉल्व है। दूसरा एस्पेक्ट है वो है एकोमोडेशन, वहाँ पे आपका होटल इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। तीसरा है F&B, जहाँ पे रेस्टोरेंट, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स भी इन्वॉल्व है लेकिन होटल्स भी इन्वॉल्व है, तो यानी कि यहाँ पे होटल का एज बढ़ गया। उसके बाद जो है हमारे पास चौथा सेक्टर है वो है एंटरटेनमेंट का। यू कैन हैव द रिक्रिएशनल एक्टिविटी विच कैन बी अ स्टैंड अलोन रिक्रिएशन एक्टिविटी, but at the same time hotel gives a lot of opportunity in that also they seek, so they are now having a spa activity, they are having the banquets, they are having the poolside activities, they are having the gaming areas, so यानी कि यहाँ तो बहुत सारी varieties जो हैं ऑफर कर रहे हैं बड़े बड़े accommodations या hotels, होटल एंड रिजॉर्ट जो भी है लेवल 5 स्टार, तो वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो यानी कि वहाँ पे भी आप देखते हैं कि होटल्स जो हैं थोड़ा सा एज ले रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें रेस्ट अदर कंपोनेंट जिसमें कि इवेंट इंडस्ट्री आ जाती है या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, अब वो सारी की सारी चीज़ों को देखें तो, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि टूरिज्म भी चलेगा, हॉस्पिटैलिटी भी चलेगी, चैलेंजेस होंगे, वो कंपोनेंट तो जुड़े हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं क्यों, तो इसीलिए जब तक आप जा नहीं सकते एक जगह पे पहुंचोगे नहीं तब तक आप कैसे होटल का सुख भोगोगे। तो वो सारी चीज़ें साथ में चलेंगी, दोनों ग्रो करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे और दोनों साथ में चलेंगे। मतलब एक साइकिल है ये, फिर रिमूव वन कंपोनेंट एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब। यस, इट्स अ साइकिल, बट यस ऑफ कोर्स देयर इज अ earlier there was a limited variety, but today there is a wide variety. So you have wide variety of accommodation, wide variety of infrastructure. आप सस्टेनेबल को लेके बात, चलो ग्रीन को लेके बात करेंगे तो ग्रीन टूरिज्म, माइस टूरिज्म, ग्रीन माइस एक्टिविटीज आर देयर इनटू इट, सो वी हैव लॉट ऑफ देयर। सो यू टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, यू क्लब इट विद दैट, तो दैट फॉर्म ऑफ टूरिज्म कैन बी आल्सो। अभी आपने बताया वन मोर थिंग इज एक्सपीरियंशियल टूरिज्म इज ग्रोइंग डे बाय डे, और हमने अभी अपना एपिसोड भी रिलीज किया था कल्चरल टूरिज्म, कल्चर एक्सचेंज टूरिज्म, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन apart from our traditional tourism and all. बिल्कुल। तो ये चेंज आ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ रीजंस हैं ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी के ग्रो करने के, और ये एक रियलिटी है। वो है, सबसे बड़ी बात है, दैट इज़ ए कंटिन्यूअस पीस। ओके, सिंस इंडिपेंडेंस वी डोंट get into the major, some only 2-3 wars we have faced. Rest everything we feel that there is a peace overall, you feel the peace is there. So as a result the accumulation of wealth is there. When the accumulation of wealth is there, we have come out from the basic needs, and if we have come out from the basic needs, that means we have the good disposable income. Okay. And when we have a good disposable income, what do we want? We want enjoyment. We want to move out. We want to network. We want that we should do something unique. So as a result, we feel that all these things, whatsoever, whether we take a event industry, whether we take a MICE related activities, तो ये grow कर रहा है। अब MICE में 2 components हैं, एक है inbound और एक है outbound। अब inbound हो गया यानी कि जब हम हमारे यहाँ पे someone is coming to out of India to our country, और outbound हो गया जब इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक थी कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वो उनके बोर्ड्स दिल्ली में ऑफिस खोल के बैठे थे और वो हमें प्रोवोक कर रहे थे कि हम इतनी अट्रैक्टिव डील्स करेंगे कि आप आके हमारे यहाँ पे माइस एक्टिविटीज़ करें। सो एज अ रिज़ल्ट गुड़गांव में कोई भी कंपनी होगी या दिल्ली में कोई भी कंपनी होगी या एनसीआर में कोई भी कंपनी होगी, उनका पहला अट्रैक्शन रहता था either go to Thailand, Bali, or Dubai, or Singapore. Yeah. So these were the destination, and they have really gained a lot.
these destinations, they have really take a good amount of money Exactly. from India, because people are going out, so that means they are spending money. Money, So जो foreign हमारा जो डॉलर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं. बाहर जा रहे हैं. लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर कोविड, द थिंग्स हैव रियली चेंज्ड. नाउ द पीपल दे से दैट व्हाई नॉट माइस इन इंडिया. So they started thinking in that. This gives a real good boom and opportunity. So do you give me an idea, sir, which state is booming in mice in India? In mice, if we talk, the biggest cluster for mice at present is your New Delhi, that is NCR region. Okay. Followed by, when it comes to mice, we can say that it is the Maharashtra and Karnataka. They are doing very well in mice, followed by Telangana and Rajasthan. And UP is emerging like anything. Okay. Okay, so these are some of the places where we see the significant change in the mice activities. I will give you one example. जैसे कि आप देखते हैं कि भारत मंडपम बना या यशोभूमि बना, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, पास में एयरपोर्ट्स, सेम डे आप आके आप चाहना चाहें तो आप जा भी सकते हैं. तो एसेसिबिलिटी अच्छी हो गई. Accessibility. तो और वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल है. मुझे याद है जब हम टर्मिनल में 1998 में जब टर्मिनल 2 में काम करते थे, उस समय हालात अच्छे नहीं थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. बट लेकिन आज की डेट में जब आप जाते हैं, एवरीथिंग इज बिग, जाइंट. People can't even imagine that. Even some people say, "Oh, this is India." A simple road is turned to expressway. Yes. And you have those lift system, that escalators, moving escalators, everything is there. We have seen, sir. We have seen a drastic change. And we have one more airstrip which is there. So everything has changed a lot. In 20 years, the entire scenario has been changed. Your image of your Indira Gandhi International Airport has been changed. What is right now the cargo terminal was the actual terminal at that time. And lot of incident took place. I still remember there were 2 instances which were there, which was quite shocking also. One was the that is IC-814 hijacking. And we were there at the airport itself. We come to know that there was some sort of hijacking, and there was a lot of chaos at that time. So we have passed all those things now. Our security is world class, state of art security. Safety issues are being addressed properly. Our airports are well equipped with all the world class facilities. We have duty free shops, we have best eateries, we have best saloons, we have best lounges. So everything is there now. So that means Delhi will remain hotspot. And being a administrative capital or being a business center like Gurgaon or Noida, which are coming up, they are attracting a lot of people. So this is one such hub which will be there. But yes, of course, we cannot leave Bangalore because it's a IT hub. IT hub, yes. And being a IT hub, at present, it is transforming itself to the AI hub also. So very soon you will see that Bangalore will change itself. From IT, or you can say IT plus AI hub, it will be emerging like that. So जब ये इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो हम चैलेंज को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके लिए एड्रेस भी कर रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डेलिब्रेशन चाहिए, टॉक चाहिए. तो माइस तो वहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो बैक के आने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो गया. बैंगलोर एग्जीबिशन सेंटर इज़ देयर, एंड यू हैव लॉट ऑफ होटल्स, फैसिलिटीज़ आर वर्ल्ड क्लास ओवर देयर. बैंगलोर का एनवायरनमेंट अच्छा है. ऐसे ही आपके पास हैदराबाद है, तो हैदराबाद में HICC बहुत अच्छा है, एक आइकॉनिक है, उसको एशिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशंस ग्राउंड माना गया है. एंड सेम वे महाराष्ट्र के तो कहने ही क्या, क्योंकि वो पहले से ही फाइनेंशियल हब है. तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंडिया के GDP का करीब 25% वहाँ से आ रहा है. तो जब वो इतना बड़ा हब है अगर फाइनेंशियली, तो वहाँ पे डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ तो होंगी. और जियो के आने के बाद तो
it has a Drastic significant change we've there is seen, a drastic change because जो limited editions जो हमारे पास होते थे कि इतने venues हैं सिर्फ कहने को हमारे पास वहाँ नेहरू सेंटर है या कुछ और है, एक दो ही हम लोग venues गिना पाते थे, लेकिन आज की डेट में चेंज हो गया, काफी ज्यादा तो वो चेंज आ गया, डिमांड बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और बिल्कुल और आप ये तो 4 मेजर कैपिटल्स हैं, इवन कोलकाता ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई क्लस्टर अब इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें साउथ में तो कोची है, चेन्नई है, दूसरा एक क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है गोवा, इट इज़ इमर्जिंग लाइक एनीथिंग, सेम वे इफ़ यू टॉक अबाउट इंदौर इन द सेंट्रल इंडिया, इट इज़ इमर्जिंग, same way Odisha, Bhubaneswar, they are emerging like anything. Why? Because there is a lot of attraction nearby, and people, they want to enjoy new experiences, so they are emerging. India itself is too diverse. Yes. You might have seen there was a G20 during the G20 summit. One event also took place in Kashmir related with the mice. And you see that the people, they have really applauded the thing. So that's why we are trying our best that all the capital cities of the country, especially state capital cities, they are the growth engine right now. Okay. And yes, of course, in which I will talk more about the Ahmedabad, Surat. They have done drastically because they have come up with the gift cities and all. With this type of infrastructure, we see that the story is still intact and it is going to go on and on. True. So this is the thing, and what I feel that India has a tremendous potential. We have just used, I think, approximately अभी तो हमने जिसे कहते हैं पार्टी शुरू हुई है, ये तो शुरुआत है, अभी हाँ तो जी, ट्रेंड आने वाला है, फ्लड आने वाली है माइस वाली. हाँ बिल्कुल, हमें जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे होटल्स, अच्छे होटल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें छोटे होटल का भी कंट्रीब्यूशन है और बड़े होटल का भी कंट्रीब्यूशन. तो लेकिन वहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस होंगी उतना ज़्यादा हम वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ग्रो, रियली ग्रो, राइट. सो सर, कोई जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज एक स्टूडेंट को आप समझा सकते हो, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटलिटी का नहीं पता, दे हैव सम मिसकंसेप्शन अबाउट द हॉस्पिटलिटी, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है उनको कि हॉस्पिटलिटी में क्या होता होगा, इसको एज ए कैरियर कैसे हम चूज़ कराते, बिकॉज if we go through traditions, the people are only aware about, medical studies, IITs, engineering. They don't, कोई भी पेरेंट एक स्टूडेंट को हॉस्पिटलिटी एज ए कैरियर में नहीं डालना चाहता या उनको अवेयरनेस नहीं है. राइट. तो व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? Right. Basically, see, when we talk about the hospitality, as I've told you, it's very diversified. Because यहाँ पे हर किसी के लिए जॉब है. तो अगर आप एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं, आपके लिए जॉब है. आप अगर होटल में काम करना चाहते हैं, आपके लिए जॉब है. आप ट्रैवल रिलेटेड उसमें काम करना चाहते हैं, आपके लिए जॉब है. तो जॉब तो हर जगह है. अब लेकिन स्टूडेंट को ये चूज़ करना ज़रूरी है कि मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ. Okay. First thing is making the right choice. What suits you? Like if some student want to be a chef, he should choose the hotel management, and he should make it a passion. You want to be a chef? Be a chef, but you should be the best chef. That thing has to be there. What is happening? You want to be chef, you become a chef. Now again 9 to 5 job. You are not doing any innovation. What is your USP? Come out with your USP. What new things you have evolved? So that thing is important. So we have to come up with the fusion cuisine. We have to come up with the new ideas, new thoughts. Then only you will be more successful. Fusion cuisines is now trending nowadays. Restaurants में काफी ज़्यादा ये चीज़ भी चल रही है. Fusion, science के साथ merging कर दो तो molecular gastronomy हो गया. ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत कुछ नए changes आ रहे हैं. तो हम कौन से change को लेना चाहते हैं और adopt करना चाहते हैं. और मैं आपको simple सी बात कहूँ कि food एक ऐसा business है जो कभी दुनिया में fail नहीं होगा. ये मैं आज भी लिख के दे दूं, नहीं होगा सर. अगर आप ढंग से उसको चलाएं और 3 से 4 साल तक आप सस्टेन कर लें तो फूड बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, बिकॉज फूड इज़ अ बेसिक नीड
and it is going to stay provided you should be providing a hygienic food and people trust you. If you you got the trust of the people, you are a winner. That is the thing. True. So that's why we have to decide first that which line you want to get into. हर जगह बिजनेस है यहाँ तो. आप कोई भी एक चीज़ चुन लो, वहाँ बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं. True. लाइक फॉर एग्जाम्पल किचन, आप सोचते हैं कि मैं तो 9 to 5 जॉब करूँगा. अरे भाई सोचो कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूँगा. आप ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा MDH के महाशय जी, क्लासिक एग्जाम्पल है. उन्होंने सिर्फ मसालों से अपना एक पूरा एम्पायर बना दिया. तो आपके पास तो नॉलेज भी है, स्किल्स भी है. व्हाई नॉट टू गिव अ थॉट? एंड नाउ पीपल आर थिंकिंग एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग. सेम वे वी सी दैट इफ वी टॉक अबाउट द tourism, in tourism also we have new forms which are coming up. So we have to think that where you want to stand. Okay. Whether you want to get into the adventure tourism, whether you want to get into the अगर मैं adventure tourism की बात करूँ, आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो है, अगर आपने टेरी का नाम सुना हो, तो टेरी लेक में अगर आप वहाँ पे कोई जाएं, तो टेरी में वहाँ पे फ्लोटिंग उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि फ्लोटिंग कॉटेजेस हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने इंडल्ज कर रखी. वो अपने में ही एक खूबसूरत सी चीज़ है, और लोग उसको जाके जब एंजॉय करते हैं, लाइक गैंजेस रिवर, टेरी लेक एंड द व्यू, द सीनिक व्यू. And we are ready to pay anything. We want to go to Switzerland for just seeing the, enjoying the view. तो टेरी है, आप कहीं पे भी चले जाएं. अगेन वही सर्कल आ जाता है. हाँ जी, एक्सपीरियंस देना है लोगों को. और कुछ लोग कर रहे हैं इसमें. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मनाली में जाएं, तो बहुत सारे लोकल्स हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, और वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं हिल्स का. वो अपने में कमाल की चीज़ है. उसके साथ थोड़ा फन डाल दो, उसके साथ कोई नया मसाला डाल दो, आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेंगे. दैट इज द थिंग. ट्रू. पैकेज फ्यूजन. ट्रू. राइट. सो सर, एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का ना हर एक रियलिटी चेक होता है. सो और रियलिटी चेक में हम जब बात करते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते हैं ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होता है. सो माइस में ऐसा क्या है कि लोगों को ये चीज़ में यू नो कि आई विल गो टू माइस, दे सी द ग्लैमर कि आई गो एंड आई स्टे इन अ 5-star, आई जस्ट गो एंड आई हैंडल ऑल दिस पीपल बिहाइंड मी, बट व्हाट इज द रियलिटी? देखो माइस, अब मैं वही चीज़ आपको, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. बेसिकली हम इसको नॉर्मल टूरिज्म से हट के देखते हैं माइस को. पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल टूरिज्म, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड टूरिज्म. वाई? एक रिसर्च हुई थी, सिंगापुर टूरिज्म ने कराई थी, बहुत पहले कराई थी, अलॉन्ग विद द गैलप इंटरनेशनल. इट्स अ वेरी रेनाउंड रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म. सो उन्होंने एक रिसर्च करी और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक नॉर्मल टूरिस्ट जब उनकी कंट्री में आता था, वो $750 स्पेंड करता था. ओके. लेकिन जब वो माइस टूरिस्ट आता था, वो 1500 से लेके $2000 स्पेंड करता था. तो सिंगापुर ने अपना पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया. उन्होंने कहा हमें मास टूरिस्ट, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड स्पेस, इट्स अ सिटी एंड कंट्री ऑफ इट्स ओन, सिटी कंट्री. सो what they have done, they have changed their entire scenario. And when they have changed the entire scenario, they have said, after this study, they decided that we should go for the MICE. So as a result, Singapore today is Asia's #1 MICE tourist destination. And अभी और पिछले 8-10 सालों से वो उस चीज़ को होल्ड करके बैठा हुआ है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दुबई है, दुबई ने अपने आप को देखा कि उसने अपने आप को चेंज किया. अब जो है सीन थोड़ा बदल गया, क्योंकि ड्यू टू द वॉर रीजन, दैट इज एक्सेप्शन. बट येस ऑफ कोर्स, कोरिया है, साउथ कोरिया, उन्होंने एक अपना आइलैंड ही पूरा माइस को डेडिकेट कर रखा है. उनके एक आइलैंड का नाम है जिजू आइलैंड. जिजू आइलैंड जी. और वो आइलैंड जो है उन्होंने पूरा का पूरा जो है
वो कन्वेंशन आपने कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज के This लिए is something डेडिकेट new to learn. Yes. People तो are not उन्होंने aware पूरा about, माइस को usual people go Thailand, Dubai, Singapore, Malaysia, repeat tourism वहीं पे हो रहा है. Yeah. But this Jeju Island you told me जेजू something आइलैंड unique. इट इज़ यूनिक इन इट्स डे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास बिजनेस भी है, तो बिजनेस प्लस लेजर दोनों चीज़ें आ गई। अब आप जितना मर्जी आप खींच लो पैसा, वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जितना मर्जी पैसा ले लें इनसे। तो इंडिया को भी इस तरह से थॉट देना पड़ेगा। हमारे पास आइलैंड्स भी हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास लेक्स भी हैं, सी साइड्स रिवर साइड्स भी हैं, जंगल्स भी हैं, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें इस चीज़ को एड्रेस करना है। तो वो जो चीज़ है उसके लिए हमें एक चाहिए प्रॉपर R&D। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो मेरा थॉट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अलग से माइस डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, पूरा उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी हमारे यहाँ मीटिंग्स आ रही हैं, कितनी कन्वेंशन आ रही हैं। ICBP कर रहा है अपना काम, लेकिन एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर होना चाहिए जो कि माइस को फोकस करे विद एक्सपर्ट पैनल्स With जो इस expert लाइन में panels, हैं, हाँ, या जो और काफी टाइम से इस चीज में जो प्रैक्टिस इसमें कर है, रहे हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना डेवलप कर रही है तो इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो और भी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा इस यहाँ चीज पे से। PP मॉडल बहुत ज़रूरी है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का आना बहुत ज़रूरी है साथ में, क्योंकि हम ब्रांड इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया को अगर हमें प्रमोट करना है तो हमें छोटे छोटे इश्यूज़ को अपना जो बिजनेस हमारे जो इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो हम लोकल फाइट करते हैं, उससे ऊंचा सोचना पड़ेगा। हमें ब्रांड इंडिया की बात करनी है, हमें वर्ल्ड से फाइट करना है, तो वहाँ पे हमें इस तरह से थॉट देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है। तो हम सर वही इंटरनेशनल बेंचमार्क सेट करना है एज इंडिया एज अ डेस्टिनेशन को, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ हटके सोचना ही पड़ेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना की हर सिटीज़ अपने में क्लासी है आज की डेट में। उन्होंने ऐसी स्मार्ट सिटीज़ क्रिएट की हैं, उसमें से एक प्लेस है ग्वांगसू। वहाँ पे एक बहुत ही आइकॉनिक फेयर होता है, और वो फेयर जो है वो माइस की एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिविटीज दैट आई थिंक कैंटन फेयर। यस। और वो जो फेयर है, ऐसे ही आप देखिए ये क्या कहते हैं, मकाओ में वेनेशियन रिसोर्ट्स, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं माइंड ब्लोइंग है। वो ये थॉट देके चल रहे हैं कि हमें compete करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज अभी तक वेस्टर्न कम्युनिटीज़ का, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा दबदबा रहा है माइस में, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन साइज़ कम है और उनके पास जो वेन्यूज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। तो क्लीनिनेस, हाइजीन मेथड पे, रीजंस पे वो आगे बढ़ जाते हैं। डिसिप्लिन एंड सिस्टम। तो हमें वो चीज़ लेके आने की ज़रूरत है। पर सर चाइना ना अनस्टॉपेबल तरीके से कंटिन्यूअसली गोंजाओ एज कैंटन फेयर को प्रमोट कर रहा है, और बहुत सारे इंडिया से ट्रेडर और कॉर्पोरेट ऑनर्स हैं, वो जाते हैं वहाँ पे, विजिट करते हैं वो। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, कोरिया ने बहुत अच्छा काम किया है, सिंगापुर ने बहुत अच्छा काम किया है, थाईलैंड ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी जो है लेटेस्ट आप देख रहे हैं वियतनाम भी इसी वियतनाम एंड बाली इज ग्रोइंग इन माइस, दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो व्हाट we are doing, we have to think, so we need to have a integrated policy। हर स्टेट को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और माइस को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, एंड बिकॉज इट हैज़ अ रियल गुड, because real good money is involved today. True. So if you get even the 10 to 50% of the global pie, it's worth it. It's worth it.